चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसे आइडिया के सफर पर जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हमारे सोचने और एक दूसरे से बात करने का तरीका ही बदल डाला। सबसे पहले एक सवाल, आजकल तो कोई भी चीज, कोई भी खबर मिनटों में वायरल हो जाती है ना? पर कभी सोचा है जब इंटरनेट, ट्वीट्स और शेयर्स नहीं थे तब ज्ञान लाखों लोगों तक कैसे फैलता था? तो इसका जवाब छिपा है प्रिंट कल्चर में, मतलब छपी हुई चीजों की दुनिया में। किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, ये सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने ज्ञान को कुछ लोगों के हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया और सत्ता को चुनौती दी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारा ये सफर यूरोप से नहीं बल्कि ईस्ट एशिया, खास तौर पर चीन से शुरू होता है। अब देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हो गया। ये एक लंबा प्रोसेस था जो 594 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, और इसकी नींव रखी थी कागज के आविष्कार ने, जो उससे भी पहले हो चुका था। और ये जो तकनीक थी ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो कमाल की थी। बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही असरदार। पहले लकड़ी के एक ब्लॉक पर डिजाइन उकेरा जाता था, फिर उस पर स्याही लगाकर कागज को उस पर दबा दिया जाता था, बस प्रिंट तैयार। पर देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होती है जब उसकी ज़रूरत हो, और चीन को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ की सरकार बहुत बड़ी थी, सिविल सर्विस के इम्तिहान होते थे जिनके लिए ढेरों किताबों की ज़रूरत पड़ती थी, और धीरे धीरे पढ़ना सिर्फ काम की चीज़ नहीं बल्कि मनोरंजन का जरिया भी बन गया। तो चीन से ये आइडिया आगे बढ़ा और पहुंचा जापान, और वहां जाकर इसने एक बिल्कुल नया, एक आर्टिस्टिक रूप ले लिया। असल में बौद्ध मिशनरी इस तकनीक को अपने साथ जापान ले गए, और वहां पहुंचकर ये सिर्फ अक्षर छापने का एक तरीका नहीं रहा, बल्कि तस्वीरें और कला को लोगों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। और ये तारीख बहुत खास है, 868 ईस्वी। ये वो साल है जब दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब, जो आज भी मौजूद है, बनाई गई थी, जिसका नाम था डायमंड सूत्र। प्रिंट ने वहाँ एक नए आर्ट मूवमेंट को जन्म दिया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एदो यानी आज के टोक्यो में तस्वीरों वाली छपी हुई चीज़ों का चलन शुरू हो गया। इन प्रिंट्स को उकियो कहते थे, जिनमें शहर की आम जिंदगी की तस्वीरें होती थी। अब जरा दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं। जिस वक्त ये सब एशिया में हो रहा था, यूरोप में जानकारी फैलाने का कोई खास जरिया नहीं था। वो एक तरह से इंफॉर्मेशन के मामले में काफी पीछे था। फिर एंट्री होती है मार्को पोलो की। साल था 1295 जब वो चीन से वापस लौटे और अपने साथ लेकर आए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान। लेकिन यूरोप उस वक्त बिल्कुल अलग था, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ ईस्ट में जहां किताबें वुड ब्लॉक से छप रही थीं, वहीं यूरोप में हर किताब हाथ से लिखी जाती थी, एक एक करके। मतलब ईस्ट में किताबें आम लोगों तक पहुंच रही थीं, सस्ती थीं, जबकि यूरोप में वो सिर्फ अमीर लोगों और मठों तक ही सीमित थीं, बहुत महंगी और बहुत दुर्लभ। लेकिन अब यूरोप में हालात बदल रहे थे, ज्ञान की भूख बढ़ रही थी, किताबों की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी, और हाथ से लिखने का पुराना तरीका इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक मशीन ने एक आम इंसान के हाथ में इतनी ताकत दे दी कि वो सदियों से चली आ रही सत्ता को चैलेंज कर सके। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। इसके लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 15वीं सदी में एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां किताबें और ज्ञान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में थे। और फिर सीन में एंट्री होती है एक शख्स की, जिसका नाम था योहान गुटेनबर्ग। देखिए, गुटेनबर्ग के प्रेस से पहले हर किताब को हाथ से लिखा जाता था। जरा सोच के देखिए, कितना वक्त, कितनी मेहनत और कितना पैसा लगता होगा। इसका मतलब साफ था, ज्ञान सिर्फ उन लोगों तक सीमित था जिनके पास पैसा और पावर थी। लेकिन फिर प्रिंटिंग प्रेस आया और सब कुछ पलट गया। अचानक इंफॉर्मेशन तेज हो गई, सस्ती हो गई और हर किसी के पहुंच में आ गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक धमाका था। तो गुटेनबर्ग का आइडिया इतना क्रांतिकारी था क्यों? उनकी जीनियस इस बात में थी कि उन्होंने 3 अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ दिया। पहला, मेटल के छोटे छोटे मूवेबल टाइप, मतलब ऐसे अक्षर जिन्हें आगे पीछे करके कोई भी शब्द बनाया जा सकता था। दूसरा, उन्होंने वाइन प्रेस से प्रेरणा लेकर एक प्रिंटिंग मशीन बना डाली, और इसका नतीजा एक ही किताब की सैकड़ों कॉपियां बिल्कुल एक जैसी, और वो भी बहुत तेजी से। सही मायनों में ये एक गेम चेंजर था।
और इस आविष्कार के बाद जो हुआ वो किसी को भी हैरान कर देगा। पूरे यूरोप में जैसे जानकारी की एक बाढ़ सी आ गई। लेकिन ये बाढ़ कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो सोचिए, प्रेस आने के सिर्फ 50 सालों के अंदर यानी 15वीं सदी के अंत तक यूरोप में लगभग 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं। 2 करोड़। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगली सदी में यानी 16वीं सदी में ये नंबर सीधा 10 गुना बढ़ गया। 20 करोड़ किताबें। जरा इस आंकड़े के विशाल रूप की कल्पना कीजिए। देखिए, एक तरफ 2 करोड़ और दूसरी तरफ 20 करोड़, सिर्फ एक सदी के अंदर। ये ज्ञान की एक ऐसी सुनामी थी जिसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। और इसी को इतिहास में प्रिंट क्रांति का नाम दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ कागज पर स्याही नहीं थी, ये लोगों के सोचने का तरीका बदल रही थी, उनके बात करने का ढंग बदल रही थी, और हाँ, सत्ता को चुनौती देने का हौसला दे रही थी। तो इस इंफॉर्मेशन की बाढ़ ने समाज पर क्या असर डाला? इसने एक बिल्कुल नई दुनिया को जन्म दिया। पाठकों की यानी रीडर्स की एक नई दुनिया। अब ज्ञान सिर्फ महलों और मठों की दीवारों में कैद नहीं था, वो सड़क पर आम आदमी के घर तक पहुंच रहा था। पहले एक लिसनिंग पब्लिक हुआ करती थी, मतलब लोग इकट्ठा होकर ज्ञान सुनते थे, कहानियों और गीतों के जरिए। लेकिन अब सस्ती किताबों के साथ एक रीडिंग पब्लिक पैदा हो रही थी। लोग अब अकेले में पढ़ सकते थे, चुपचाप। और सबसे जरूरी बात, वो खुद सोच सकते थे और अपनी एक अलग राय बना सकते थे। लेकिन एक मिनट, उनका क्या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? क्या वो इस क्रांति से पीछे छूट गए? बिल्कुल नहीं। प्रिंट ने उन तक पहुंचने का भी रास्ता ढूंढ लिया। तस्वीरों वाली किताबें छपने लगी, लोक कथाएं और गीत प्रिंट होने लगे, जिन्हें बाजारों और चौराहों पर जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता था। प्रिंट ने पुरानी सुनने की संस्कृति के साथ हाथ मिला लिया था। अब देखिए, जब विचार इतनी आजादी से और इतनी तेजी से फैलने लगे तो टकराव तो होना ही था। और यहीं से शुरू हुआ पावर, डिसेंट और कंट्रोल का एक नया दौर। एक तरफ थे मार्टिन लूथर जैसे लोग। उनके लिए प्रिंटिंग प्रेस तो भगवान का दिया हुआ एक वरदान था, एक हथियार जिससे वो अपने क्रांतिकारी विचारों को फैला सकते थे। और उन्होंने किया भी। 1517 में उनके 95 थीसिस की कॉपियां प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही जंगल की आग की तरह फैली, और इसी से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। लूथर ने तो यहां तक कहा था कि प्रिंटिंग ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। सत्ता में बैठे लोग, जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च, वो इस नई ताकत से डरे हुए थे, बेहद डरे हुए। उन्हें डर था कि अगर लोग खुद ही पढ़ने और सोचने लगे तो उनका कंट्रोल, उनकी पावर सब खत्म हो जाएगी। और इसी डर के चलते 1558 में इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाया गया, एक ऐसी लिस्ट जिसमें उन किताबों के नाम थे जिन्हें पढ़ना गुनाह माना जाता था। इस टकराव के असली नतीजे कितने भयानक हो सकते थे, इसके लिए मेनोकियो की कहानी सुनते हैं। वो इटली का एक आम सा चक्की चलाने वाला था। उसने बाइबल पढ़ी, लेकिन उसने बाइबल को अपनी तरह से समझा। उसने सृष्टि के बारे में अपने खुद के विचार बना लिए। चर्च को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस जुर्म के लिए उसे मौत की सजा दी गई। ये एक साफ चेतावनी थी कि नए विचारों की कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि प्रिंटिंग प्रेस ने एक तरफ आम इंसान को आवाज दी, उसे एम्पावर किया, लेकिन दूसरी तरफ इसने एस्टैब्लिशमेंट को, सत्ता को डराकर रख दिया। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। और ये सिर्फ एक दिलचस्प सवाल नहीं है, बल्कि ये उस पूरी कहानी का दिल है जिसे हम आज समझने वाले हैं। आखिर कैसे कुछ छपे हुए पन्ने एक इतने मजबूत साम्राज्य के गिरने की वजह बन सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज से, पढ़ने के जुनून से। इससे पहले कि टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता, लोगों के बीच शब्दों के लिए एक जबरदस्त भूख पैदा हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि पढ़ने का ये क्रेज या उन्माद आखिर फैला कैसे? असल में कई चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ तो साक्षरता यानी लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, स्कूल और चर्च भी लोगों को पढ़ने के लिए बढ़ावा दे रहे थे। और सबसे जरूरी बात, किताबें बनाना और खरीदना दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा सस्ता होता जा रहा था। और ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ बड़ी बड़ी महंगी किताबें पढ़ रहे थे, नहीं,
अब बाजार में पंचांग, छोटी छोटी सस्ती किताबें जिन्हें चैपबुक्स कहते थे, और पेनी मैगजीन जैसी चीजें आ गई थीं। मतलब प्रिंट अब कुछ खास लोगों की चीज नहीं रहा था, वो आम आदमी तक पहुंच रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये छपा हुआ सामान, ये किताबें और पत्रिकाएं न्यूटन, वोल्टेयर और रूसो जैसे बड़े विचारकों के क्रांतिकारी विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का जरिया बन गई। कह सकते हैं कि ये विचारों के लिए एक नई पाइपलाइन थी जो सीधे लोगों के दिमाग तक जा रही थी। पढ़ने की इस जबरदस्त मांग ने एक तकनीकी क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां टेक्नोलॉजी ने आकर इस जुनून की आग को और भड़का दिया। और फिर तो टेक्नोलॉजी ने जैसे रफ्तार ही पकड़ ली। 19वीं सदी की शुरुआत में मेटल प्रेस आए, सदी के बीच तक पावर से चलने वाले प्रेस आ गए, जिससे छपाई बहुत तेज हो गई। फिर आई ऑफसेट प्रिंटिंग और उसके बाद बिजली से चलने वाले प्रेस। हर नए आविष्कार के साथ छपाई और तेज और सस्ती होती चली गई। तो जब एक तरफ लोगों में पढ़ने की जबरदस्त मांग थी और दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसका नतीजा ये हुआ कि प्रिंट अब कोई लग्जरी आइटम नहीं रहा, वो एक मास मीडियम यानी जन संस्कृति बन गया, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा। पब्लिशर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए थे। उन्होंने बाजार को समझा और नई नई तरकीबें निकाली। जैसे उपन्यासों को किश्तों में छापना शुरू कर दिया ताकि लोग हर हफ्ते उसे खरीदें। सस्ती पेपरबैक किताबें निकाली और बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिए ताकि किताबें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अब हम कहानी के सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आते हैं। कैसे इस प्रिंट की क्रांति ने फ्रांस की राज्य क्रांति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये वो दौर था जब शब्द सच में हथियार बन गए थे। देखिए, क्रांति की जमीन 3 लेवल पर तैयार हुई। पहला, आज़ादी और बराबरी जैसे नए विचार किताबों और पर्चों के जरिए घर घर पहुंच गए। दूसरा, इसकी वजह से लोगों में खुलकर बहस करने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का एक नया कल्चर शुरू हुआ। और तीसरा, कार्टून्स और व्यंग्य चित्रों ने राजा और राजशाही का मजाक उड़ाकर उनकी इज्जत और अधिकार को कमजोर कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, प्रिंट ने सीधे जाके कोई क्रांति नहीं कर दी। जैसा कि एक संतुलित नजरिया हमें बताता है, प्रिंट ने वो माहौल बनाया, वो हालात पैदा किए और उन विचारों को फैलाया जिसने लोगों के दिमाग को बदलाव के लिए तैयार कर दिया। क्रांति के बाद भी प्रिंट का असर कम नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरा होता गया। इसने पढ़ने वालों का एक बिल्कुल नया संसार रच दिया और समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो चार्ट है, ये सिर्फ कुछ बार नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव की बहुत बड़ी तस्वीर है। अब पढ़ने वाले सिर्फ अमीर या ऊंचे तबके के लोग नहीं थे। बच्चे, महिलाएं और यहाँ तक कि मजदूर वर्ग भी अब ज्ञान की इस दुनिया का हिस्सा बन रहा था। और इन नए पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल नया कंटेंट भी तैयार हो रहा था। फ्रांस में तो बच्चों के लिए अलग प्रेस ही खुल गया। ग्रिम ब्रदर्स ने लोक कथाएं इकट्ठा करके छापी, जो आज भी हम सब जानते हैं। इंग्लैंड में मजदूरों के लिए सस्ती पत्रिकाएं छपने लगी। और कमाल की बात तो यह है कि अब मजदूर खुद अपनी कहानियां, अपनी आत्मकथाएं लिखकर छपवा रहे थे। और इसमें महिलाओं की भूमिका को तो खास तौर पर देखना होगा। वो सिर्फ पढ़ने वाली नहीं थी। इस नए दौर में महिलाएं बहुत बड़ी और प्रभावशाली लेखक और विचारक बनकर भी उभरी, जिन्होंने साहित्य और समाज दोनों को अपनी आवाज दी। तो इस पूरी कहानी को देखें तो ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है ना। एक छोटी सी चीज यानी पढ़ने की इच्छा से शुरू होकर बात तकनीक तक गई, फिर वो जनसंस्कृति बनी और आखिर में इसने एक क्रांति को जन्म दिया और एक पूरी नई दुनिया बना दी। और यही वो बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे कागज और स्याही के इस खेल ने विचारों को इतनी जबरदस्त ताकत दे दी कि धर्म, समाज और राजनीति के सदियों पुराने ढांचे को सीधी चुनौती मिलने लगी। तो चलिए इस पूरी क्रांति को परत दर परत समझते हैं। तो यूं समझिए, प्रिंट से पहले और प्रिंट के बाद की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी हाथ से लिखी पांडुलिपियां, जिन्हें तैयार करने में महीनों लगते, जो बहुत महंगी थीं और सिर्फ कुछ गिने चुने अमीरों और शक्तिशाली लोगों के पास थीं। मतलब ज्ञान पर एक तरह का एकाधिकार था। और फिर दूसरी तरफ आए प्रिंट की दुनिया, जो तेज थी, सस्ती थी और सबकी पहुंच में थी। और बस यहीं से ताकत का सारा खेल बदलना शुरू हो गया।
प्रिंटिंग प्रेस से पहले का दौर सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर कैद था। ये दुनिया कुछ ही लोगों तक सीमित थी। आम लोगों तक बातें सिर्फ सुनकर पहुंचती थीं और अक्सर उनका मतलब ही बदल जाता था। सच में ये फुसफुसाहटों की ही दुनिया थी, जहां ज्ञान एक शक्ति था और वो शक्ति कुछ ही मुट्ठियों में बंद थी। और फिर वो एक चिंगारी जली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आना सिर्फ एक मशीन का आना नहीं था। नहीं, ये उस क्रांति की शुरुआत थी जो आने वाले वक्त में सत्ता की जड़ों को हिलाने वाली थी। लेकिन हाँ, ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। देखिए, 16वीं सदी में पुर्तगाली प्रेस लेकर गोवा आए। फिर लगभग 200 साल लग गए प्रिंट को अपनी जड़ें जमाने में। पहले तमिल में, फिर मलयालम में किताबें छपी और फिर 1780 में आया जेम्स हिकी का बंगाल गज़ेट, जिसने आते ही सत्ता के गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया। और होना क्या था? जैसे ही आम लोगों के हाथ में विचारों का ये नया हथियार लगा, हुकूमत को खतरा महसूस होने लगा। औपनिवेशिक अधिकारियों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मशीन सिर्फ कागज नहीं बल्कि उनकी सत्ता के लिए सीधा खतरा छाप रही थी। और बस वहीं से शुरू हो गया सेंसरशिप का पहरा। लेकिन विचारों को भला कौन रोक पाया है? बहुत जल्द प्रिंटिंग प्रेस सरकारी नियंत्रण से बाहर निकलकर सार्वजनिक बहस का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया। एक ऐसा अखाड़ा जहां धर्म और समाज से जुड़े हर मुद्दे पर पुरानी मान्यताओं को खुलेआम चुनौती दी जा रही थी। और ये लड़ाई कैसी थी, जरा देखिए। एक तरफ थे राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारक, जो अपने अखबार संवाद कौमुदी से सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर तीखे सवाल उठा रहे थे। तो दूसरी तरफ था रूढ़िवादी खेमा, जो समाचार चंद्रिका के जरिए हर हाल में पुरानी परंपराओं को बचाना चाहता था। सोचिए, पहली बार पूरा समाज एक ऐसी बहस देख रहा था जो पहले हमेशा बंद दरवाजों के पीछे ही होती। और ये बहस सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं थी। मुस्लिम समुदायों ने भी प्रिंट की इस ताकत को खूब पहचाना। उर्दू और फारसी के धार्मिक ग्रंथ अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध थे। देवबंद सेमिनरी जैसे बड़े संस्थानों ने अपने हजारों फतवे छापकर लोगों तक पहुंचाए। मतलब अब ज्ञान और फैसले सिर्फ कुछ बड़े उलेमाओं के हाथ में नहीं थे, वो आम लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन शायद प्रिंट का सबसे गहरा, सबसे बड़ा असर तो उन लोगों पर हुआ जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। पहली बार उनके हाथ में एक ऐसा मंच था जिससे वो अपनी कहानी कह सकते थे और सत्ता से सीधे सवाल कर सकते थे। खासतौर पर महिलाओं के लिए प्रिंट पितृसत्ता की ऊंची दीवारों में एक खिड़की की तरह आया। इसी के जरिए शिक्षा उन तक पहुंची, सिर्फ उनके लिए पत्रिकाएं छपने लगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद लिखना शुरू कर दिया। अपनी कहानियों के जरिए वो उन सारे सामाजिक नियमों को चुनौती दे रही थीं जिन्होंने उन्हें जकड़ रखा था। जरा राशि सुंदरी देवी की कहानी के बारे में सोचिए। एक गृहिणी जिसने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीखा और फिर उन्होंने अपनी आत्मकथा अमार जीवन लिखी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, नहीं, ये एक ऐलान था, अपनी आवाज पर हक जताने का ऐलान, वो हक जो समाज ने उनसे छीन लिया था। प्रिंट ने ज्ञान को सिर्फ अमीरों के पुस्तकालयों से निकालकर सड़कों, बाजारों और चौराहों पर ला खड़ा किया। सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सस्ती सस्ती किताबें बिकने लगीं, मजदूरों के लिए लाइब्रेरी खुलने लगीं और यहीं से जातिगत भेदभाव की सदियों पुरानी व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली आवाज उठनी शुरू हुई। चाहे वो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी हो या फिर B.R. अम्बेडकर का जबरदस्त लेखन, इन सभी ने प्रिंट को एक वैचारिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इसी हथियार से उन्होंने जाति व्यवस्था की क्रूरता पर सीधा प्रहार किया और एक बराबरी वाले समाज की नींव रखी। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, एक ऐसा मोड़ जहां प्रिंटिंग प्रेस भारत की आज़ादी की लड़ाई का मुख्य मैदान बन गया। ये राष्ट्रवादी विचारों की ताकत और अंग्रेजी हुकूमत के डर के बीच एक सीधी आमने सामने की टक्कर थी। जैसे जैसे राष्ट्रवाद की ये आग छपे हुए पन्नों से फैल रही थी, अंग्रेजी हुकूमत का डर भी उतना ही बढ़ रहा था। और इसी डर में उन्होंने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसा कठोर कानून बनाया। ये असल में भारतीय भाषाओं में उठ रही विरोध की आवाज को कुचलने की एक हताश कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन होता क्या है, दमन से आवाजें और बुलंद होती हैं। इस पूरे संघर्ष को सबसे बेहतरीन शब्दों में गांधी जी ने बयां किया। 1922 में उन्होंने कहा कि प्रेस की आज़ादी के बिना स्वराज का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब साफ था,
अब विचारों की आज़ादी और देश की आज़ादी एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक मशीन ने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया? ये सवाल असल में हमें हिस्ट्री के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर ले जाता है जहां सब कुछ बदल गया। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट क्रांति के सबसे बड़े नतीजे की। यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिसने हमारी आज की दुनिया को एक शेप दिया है। बिल्कुल, ये जो प्रिंट कल्चर था ना, मतलब छपाई का जो दौर शुरू हुआ, उसने हमारी मॉडर्न दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इसने ज्ञान को कुछ लोगों के हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। जैसे मार्टिन लूथर के 95 थीसिस के बारे में सोचिए। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो क्या उनके आइडियाज इतनी तेजी से पूरे यूरोप में फैल पाते? शायद नहीं। और फिर वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट, वो सुधार आंदोलन भी शायद शुरू ही ना हो पाता। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो ये जो ज्ञान का फैलाव था ना, इसका असर सिर्फ एक तरफा नहीं था। इसका एक दूसरा और भी कॉम्प्लिकेटेड साइड था। तो देखिए हुआ क्या, एक तरफ तो प्रिंट ने आम लोगों को आवाज दी, उनके नए नए आइडियाज को पंख लगा दिए। लेकिन दूसरी तरफ इसने पावर में बैठे लोगों को डरा दिया, और इसी डर का नतीजा था सेंसरशिप, किताबें जलाना, क्योंकि वो किसी भी हाल में आइडियाज के इस फ्लो को कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये हमेशा से एक लड़ाई रही है, एम्पावरमेंट और कंट्रोल के बीच की। तो चलिए अब जरा इतिहास से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये क्रांति, ये रेवोल्यूशन कभी रुका ही नहीं। हाँ, बस इसका रूप बदल गया है। मतलब जो काम सदियों पहले एक प्रिंटिंग प्रेस कर रही थी, वही क्रांति आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चल रही है। और कैसे? बस एक क्लिक से। आज का हर एक शेयर, हर एक पोस्ट असल में उसी पुरानी क्रांति का एक नया डिजिटल अवतार है। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? आज की इस डिजिटल क्रांति में हिस्सा लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी मैसेज है ई पाठशाला की तरफ से। आज के जमाने में आइडियाज को फैलाना कितना आसान है ना, बस एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। तो अगर ये सारी बातें, ये पूरा एनालिसिस काम का लगा हो, तो बस इस बातचीत को आगे बढ़ाने का और नॉलेज की इस चेन का हिस्सा बनने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और यही तो है नॉलेज की डेमोक्रेसी, है ना? ये जो कंटेंट है, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम को ध्यान में रखकर अच्छे से समझना चाहते हैं। और यहीं से वो पावर सामने आती है जो आज हम सबके हाथों में है। सोचिए, पहले ये ताकत सिर्फ उन लोगों के पास थी जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, लेकिन आज ये पावर हर उस इंसान के पास है जिसके हाथ में एक फोन या लैपटॉप है। और इस पावर का असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा सोचिए। एक छोटा सा एक्शन, एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई को कितना आसान बना सकता है, उसकी मुश्किलें कितनी कम कर सकता है। इससे सीधा और इससे ज्यादा असरदार तरीका और क्या होगा नॉलेज शेयर करने का? तो देखिए, घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आज के शेयर बटन तक नॉलेज को फैलाना, ज्ञान को बांटना ही हर किसी को एम्पावर करने का, सशक्त बनाने का सबसे पावरफुल तरीका था, और आज भी है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। नॉलेज की जो अगली क्रांति होगी, जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आएगा, उसमें हमारा और आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।